इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से शर्त को पूरा करना आवश्यक है। आज इस लेक्चर में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए आज के लेक्चर पे आते हैं। तो आज का जो लेक्चर वो क्या, एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के कौन से आवश्यक तथ्य को पूरा करना है या होगा जो दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। दोस्तों आज का जो लेक्चर है ये लॉ स्टूडेंट के लिए जो जुडिशियल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सही से समझा जाए, इसके लिए जो एक सेक्शन होता है, जो कोर सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो है सेक्शन 10। अगर सेक्शन 10 को सही तरीके से चेन बना के पढ़ लिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो पहला पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो पूरा खत्म हो सकता है। तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों इस बात को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट अलग होता है और कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर पे आते हैं। तो सबसे जो आज का लेक्चर है क्या है, एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहला जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है कि एक एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट होना आवश्यक है। तो किसके बीच में, तो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होना आवश्यक है, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो शब्द है क्या होता है, इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2E में, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और जो एग्रीमेंट होगा वो किसके बीच में होगा, तो कम से कम दो पार्टीज के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। तो वो दो व्यक्ति कौन होंगे, तो ऑफरर होंगे और ऑफरी होंगे, ठीक है। तो ऑफरर और ऑफरी कौन होता है, अगर मान लीजिए कि ए बी को प्रपोजल देता है या ऑफर करता है किसी बात को लेके, तो यहां पे ऑफर करने वाला व्यक्ति क्या हो गया, ऑफरर हो गया, और जिस व्यक्ति को ऑफर हुआ वो क्या हो गया, ऑफरी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा जो शर्त है वो क्या कहता है कि जो पार्टी होंगे एग्रीमेंट में वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, योग्य होना चाहिए। तो अब योग्यता के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो क्या है, वो है सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 कहता है कि एग्रीमेंट जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो साउंड माइंड का है और जो मेजर है, क्लियर क्लियर क्लियर। और इसमें कुछ ऐसे भी बात कहे गए हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एलियन हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, जो साउंड माइंड का नहीं है, ठीक है, दैट मींस अनसाउंड माइंड का है, वो तो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्लियर। और सवाल उठता है कि आखिर हम तय कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति साउंड माइंड का कब होगा। तो इस बात के लिए जो प्रावधान दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है सेक्शन 12। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हित में, ठीक है, निर्णय ले सकता है, आमतौर पे एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि आखिर कौन से व्यक्ति को हम साउंड माइंड कहेंगे, ठीक है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो 12 में दिया गया है। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने हित में कोई निर्णय ले सकता है या कोई निर्णय लिया गया है वो उसके हित में इस बात को समझ सकता है तो वो व्यक्ति साउंड माइंड का माना जाता है, क्लियर। दोस्तों इस सेक्शन से, सेक्शन 11 से जो इंपॉर्टेंट केस लॉ बनता है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस। इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो जजमेंट आया वो यह कहा गया कि जो एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ हुआ तो वो होता है वाइड। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो वाइड होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस केस में ऐसा कहा गया था कि जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा, क्लियर। अब आइए, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होगा, ऑफर और ऑफरी, ठीक है। और एग्रीमेंट जो होगा उसमें जो पार्टी में कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। और इससे रिलेटेड जो प्रावधान वो हम लोगों ने देखा। अब देखिए, वो जो पार्टी होगा उसका कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। तो यह दो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, आप गौर से देखिए तो कंसेंट और उसी में है फ्री कंसेंट। तो सहमति होना आवश्यक है एग्रीमेंट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में। देखिए, जो शब्द कंसेंट है इसको परिभाषित गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में, ठीक है। और कंसेंट जो है फ्री माना जाएगा, कब माना जाएगा, इसके बाद इसके संबंध में जो प्रावधान है वो है सेक्शन 14 में, ठीक है। तो सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट कब फ्री नहीं होगा, सहमति कब जो है
फ्री नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जब कंसेंट जो है प्राप्त किया गया एग्रीमेंट को लेकर पार्टी का कोअर्सन के बेसिस पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, ठीक है, फ्रॉड के बेसिस पे, मिस्टेक के बेसिस पे, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, तो इस बेसिस पे अगर कंसेंट प्राप्त हुआ है पार्टी का एग्रीमेंट को लेकर, तो वह कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। जबकि एग्रीमेंट के लिए कंसेंट पार्टी का कैसा होना चाहिए, तो फ्री होना चाहिए। क्लियर। और देखिए, जब हम लोग कोअर्सन को देखेंगे तो उसके लिए हम लोग को सेक्शन 15 देखना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए 16 देखना होगा सेक्शन, फ्रॉड के लिए 17 देखना होगा। इस जो भी प्रावधान का इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको अलग से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोअर्सन किसे कहेंगे, कब होगा कोअर्सन, कब कोअर्सन होते हुए भी कोअर्सन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आइए कि सेक्शन 18 क्या कहता है। तो सेक्शन 18 कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन, और 20, 21, 22 मिस्टेक से रिलेटेड प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्लियर। अब देखिए, जो चौथा कंडीशन है वो क्या कहता है कि जो जिस बात के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, और एग्रीमेंट से प्राप्त होने वाला जो कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, तो लॉफुल होना चाहिए। तो अब सवाल यहां यह उठ गया कि आखिर ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे और कौन कौन से कंसिडरेशन होंगे, प्रतिफल, वो लॉफुल होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो फॉरबिडन है बाय लॉ, ठीक है, या फिर वह ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन किसी व्यक्ति को इंजर्ड करता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को इंजर्ड करता है, या फिर कोर्ट मानती है उसको इमोरल, तो ऐसे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होते हैं, वो अनलॉफुल होते हैं। क्लियर। जबकि एग्रीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का कैसा होना चाहिए, तो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। अब आइए कि कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। आप जान लीजिए कि कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन के भी प्रकार होते हैं। पहले ये जानिए कि कंसिडरेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन के भी प्रकार होते हैं, जैसे पास्ट कंसिडरेशन होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है, ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन होता है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन पे। अब ये जो आज का जो अंतिम कंडीशन है वो क्या है, कि ऐसे एग्रीमेंट जो है, जो भी एग्रीमेंट होंगे, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए वाइड। दैट मीन्स एग्रीमेंट अगर वाइड डिक्लेयर्ड है, ठीक है, वाइड है, घोषित है, शून्य है घोषित इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रावधान के अनुसार, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, या फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होने चाहिए टू बी वाइड। तो अब सवाल यह उठ गया कि ऐसा कौन कौन सा प्रावधान है, या किस प्रावधान के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यह कहा गया कि ऐसे एग्रीमेंट वाइड होते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग। देखिए, सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है कि अगर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ इन पार्ट, ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड माना जाएगा। 25 हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग को 25 में यह समझ में आता है कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो क्या माना जाता है, वाइड। लेकिन इसके भी अपवाद है, ठीक है। अब 26 कहता है कि अगर एग्रीमेंट हुआ इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज को लेके, किसी व्यक्ति के मैरिज को लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर, तो वह एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट होता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, ठीक है। उसी तरीके से 28 है, 29 है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट हुआ इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28 के अकॉर्डिंग, तो वो वाइड है। सर्टेनिटी के बेसिस पे एग्रीमेंट वाइड हो जाता है, ठीक है। अनिश्चितता के बेसिस पे एग्रीमेंट वाइड हो जाता है, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट भी वाइड माना जाता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे प्राइज मनी फॉर हॉर्स रेसिंग, क्लियर। 32, 35, 36, 56, 57, 58 ये कुछ ऐसे प्रावधान है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसके तहत एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि वो वाइड है, शून्य है, क्लियर। अब तो हो गया ये कंडीशन। अब देखिए, अगर ये पांचों कंडीशन अगर एक एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तभी कोर्ट उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करेगी, और जैसे एग्रीमेंट इन्फोर्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, ठीक है। तो यहां देखिए, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में फर्क हो रहा है। एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सिबल नहीं है बाय लॉ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जब बात कीजिएगा तो वो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ, ठीक है। दैट मीन्स कि एग्रीमेंट के केस में पार्टी जो एग्रीमेंट कर रहा है उसका राइट का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता है अपने राइट को सुरक्षित करने को लेकर। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया तो यहाँ पे जो भी राइट क्रिएट होगा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, वो राइट सिक्योर्ड होगा कोर्ट के द्वारा, क्लियर। दोस्तों, आज इस लेक्चर का इतना ही,
और आज लेक्चर को चलिए कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया कि क्या एसेंशियल कंडीशन होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेने के लिए कौन कौन से शर्त को पूरा करना आवश्यक है। हम लोगों ने ये जाना कि कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे जो टर्म है जो यूज्ड हुए हैं, जो डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो देख लीजिए आप लोग। एग्रीमेंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लाउज ई में, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो गया बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 2H में, ठीक है। कंसिडरेशन जैसा डिस्कस किए थे 2B में डिफाइन है, प्रपोजल 2A में डिफाइन है, जिसको हम लोग ऑफर भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉमिस को 2B में डिफाइन किया गया है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को 2C में डिफाइन किया गया है, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया 2J में, और वाइड एग्रीमेंट भी होता है जो जिसको डिफाइन किया गया 2G में, ठीक है। यहाँ वाइड एग्रीमेंट है 2J, और एक होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसको परिभाषित किया गया है 2I में। दोस्तों आज का एक क्वेश्चन है कि आखिर क्या डिफरेंस है वाइड कॉन्ट्रैक्ट में और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में। ये आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्या अंतर है वाइड कॉन्ट्रैक्ट में और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में, और इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।